गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स देखेंगे जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दक्षिण कोरिया में यू बायोलॉजिक्स कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित यूविचॉल एस, तो ये एक ओरल वैक्सीन बनाई है। जैसे आपने देखा होगा पोलियो में आपका इंजेक्शन वगैरह भी लगती है और एक ओरल वैक्सीन जो आपको पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है, तो उसी तरीके की एक ओरल वैक्सीन है, मतलब इसमें ड्रॉप्स वगैरह का सिस्टम है। इसके नामक एक नई ओरल हैजा वैक्सीन को प्री क्वालिफाइड कर दिया है। तो ये हैजा यानी कॉलरा, ठीक है, इंग्लिश में ये बोला जाता है। इससे संबंधित एक ओरल वैक्सीन है, तो हमें ये याद रखना है। अगर बात करें कॉलरा की, तो जो हैजा होता है ये आपका एक बैक्टीरियल रोग है या जीवाणु से ये होता है, और जीवाणु का नाम क्या है, वो है आपका वाइब्रियो कॉलरे, ठीक है। ये आपका जीवाणु का नाम है जिससे ये होता है, तो ये हमें याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया से होता है, क्योंकि आपने देखा होगा बार बार पूछता रहता है कि बैक्टीरिया या फिर वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। तो ये आप नीचे देख सकते हैं, इस तरीके की वैक्सीन है और WHO ने इसको प्री क्वालिफाई कर दिया है। बात करें अगर एक और अभी चर्चा में था मेनिंजाइटिस, तो कौन सा देश पहला देश बना है जिसने मेनिंजाइटिस का टीका लगाया है, वो है आपका नाइजीरिया, ठीक है। मेनिंजाइटिस में आपको बता चुका हूं, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे हानिकारक होता है, जिससे हमारी ब्रेन के ऊपर जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आने लगती है, तो वो एक ब्रेन से संबंधित बीमारी है। बात करें WHO की, तो WHO की स्थापना 1948 में की गई है। हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी हफ्ते अभी निकला है, पिछले हफ्ते माफ कीजिए। और इस बार की थीम क्या रही, माई हेल्थ माई राइट, ये इस बार की विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी। तो यही सारी चीजें अभी और इससे चर्चा में थी। आगे चलते हैं। उत्तर कोरिया ने हवासल 1 और रॉ 3 रणनीतिक क्रूज मिसाइल के लिए डिजाइन किए गए एक नए सुपर लार्ज वॉरहेड के साथ साथ, तो देखिए क्या है इनकी एक जो क्रूज मिसाइल है, आपको पता है वॉरहेड क्या होता है, जो मेन आपका डैमेज करता है पोजीशन पर जाकर। मेन तो आपका इस तरीके से रॉकेट होता है, नीचे आपका जो होता है ये, और यहां पर आपका वॉरहेड होता है जो मेन आपका डैमेज कॉज करता है। ये सिर्फ इसको प्रोपेल करने के लिए या पोजीशन पर ले जाने के लिए नीचे वाला हिस्सा होता है, जिसमें प्रोपेलेंट आपका फ्यूल वगैरह रखा रहता है। तो इन्होंने नया वॉरहेड डिजाइन किया है अपनी मिसाइल के लिए, और सुपर लार्ज है यानी काफी ज्यादा डैमेज ही करेगा। इसके साथ साथ इन्होंने एक मिसाइल का भी टेस्ट किया है जिसका नाम है पियोलज्जी 1 और 2। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, हवासल 1 और रॉ 3 आपके वॉरहेड है, और पियोलज्जी 1 और 2 ये इनकी मिसाइल का नाम है। इसके नामक एक प्रकार की विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया है, आपकी एयरक्राफ्ट डैमेजिंग मिसाइल है। बात करें अगर उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया की जो कैपिटल है वो प्योंगयांग है, और इसकी करेंसी है उत्तर कोरियाई वॉन। इसके अलावा एक प्रश्न यहां से और बहुत बनता रहता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सा अक्षांश या कौन सा लैटिट्यूड अलग करता है, तो इसको 38 पैरेलल, ठीक है, जो आपका 38वां उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ बोल लीजिए, वो इसको अलग करता है। मैंने नीचे मैप डाला है, वहां से आपको बेहतर समझ में आएगा। ये आप देखेंगे ये नॉर्थ कोरिया है, ये आपका साउथ कोरिया है, तो 38वां जो समानांतर अक्षांश है वो इन दोनों को अलग करता है, उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया की राजधानी आपकी सियोल है, और उत्तर कोरिया का बॉर्डर आप देखेंगे यहां से अपना चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, और 2 वाटर बॉडीज के बीच में ये स्थित है। अगर आप इधर देखेंगे ये वाला जो एरिया है ये है आपका ईस्ट सी, जिसको सी ऑफ जापान भी बोला जाता है या जापानी सी भी बोला जाता है। ये वाली जो वाटर बॉडी है इसको आपका येलो सी बोला जाता है, येलो सी। एक चीज मैं यहां पर बताना भूल गया, यहां पर आप देखेंगे ना, तो ये चाइना के साथ साथ इसका रशिया से भी बॉर्डर लगता है, माफ कीजिए इसको पहले मैं बताना भूल गया था। तो उत्तर में 2 कंट्रीज से, चाइना से और रशिया से अपना बॉर्डर शेयर करता है, और रशिया का यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है व्लाडी वोस्टोक, जो आपने सुना होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो सेंट पीटरबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, वो आपका यहीं पर स्थित है। मैप आप देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मिसाइल के नाम आप याद रखिएगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक को मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार 2023 मिला।
यह सम्मान मैल्कम और एलिजाबेथ अधिशेषिया ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो ये इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, इनको यह अवार्ड इस क्षेत्र में दिया गया है। आगे चलते हैं। जियाधल नदी ब्रह्मपुत्र की एक उत्तरी सहायक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश के हिमालय से निकलती है। तो आपसे सीधे ये पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो वैसे भी प्रश्न आपका ज्योग्राफी में रेगुलर आता रहता है, जिसमें आपका सुबनसिरी है, कामेंग है, दिहांग, दिबांग, ये सारी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो जियादल नदी भी अभी चर्चा में थी, न्यूज में आर्टिकल आया था, वहां से मैंने लिया है। इसके अलावा कल हमने एक नदी और पढ़ी थी, लक्ष्मण तीर्थ। लक्ष्मण तीर्थ नदी किसकी सहायक नदी थी? तो ये कावेरी की सहायक नदी थी। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में वन विभाग उत्पाती जंगली हाथियों को पकड़ने और उन्हें रेडियो कॉलर से लैस करने के लिए एक अभियान शुरू कर रहा है। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि कौन सा राज्य जंगली हाथियों को पकड़ने के लिए जो उत्पाती हैं और उनको रेडियो कॉलर से लैस करेगा? तो कर्नाटक करेगा। कर्नाटक देखिए, अगर हम एलिफेंट सेंसस की बात करें, हाथियों की गणना की बात करें, तो आखिरी जो हाथियों की गणना भारत में हुई है वो हुई है 2017 में। उसमें हमारे पास लगभग 29,000 से ज्यादा हाथी हैं टोटल पूरे भारत में, जो ग्लोबल पॉपुलेशन का माना जाता है। एशियन एलिफेंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एशियाई हाथियों की, अफ्रीकन हाथी अलग है। तो 60% एशियाई हाथों की पॉपुलेशन आपको इंडिया में मिलेगी। 29,000 में से जो सबसे ज्यादा हाथी हैं वो कर्नाटक राज्य में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे कि हाथी भारत के कौन से राज्य में है, कर्नाटक में है। अगर बात करें एक और, इससे प्रोजेक्ट बहुत संबंधित है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। इसके अलावा हाथी जो है भारत का नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है, यानी राष्ट्रीय विरासत पशु की अगर बात करें, पशु की बात करें तो वो हाथी है। अगर हम राष्ट्रीय पशु की बात करें तो आपको पता होगा वो पैंथेरा टाइग्रस यानी टाइगर है। एक और फैक्ट पूछता रहता है इससे, विश्व हाथी दिवस या वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथियों से संबंधित एक और प्रोग्राम बहुत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहता है, नाम है माइक। अगर आपसे पूछे माइक क्या है, तो मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। एक ये प्रोग्राम भी हाथियों के अवैध शिकार से संबंधित है। माइक प्रोग्राम आप याद रखिएगा। 1997 में इसका रिजोल्यूशन आया था और 2003 से ये मनाना स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो यही सारे फैक्ट्स मुझे लगता है काफी हैं इतने। आगे चलते हैं। इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी ने 14 अप्रैल को 2024 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में चीनी खिलाड़ी ली शेंग फेंग को हराकर अपना पहला एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जीता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका पहला एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप ये खिताब है। तो जोनाथन क्रिस्टी आप याद रखिएगा। अगला, ये भी काफी चर्चा में था कल। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने, जो पहले फेसबुक था मेटा, उसको बना दिया गया है। कंपनी के उन्नत एआई सहायक यानी एआई असिस्टेंट है, इसका नाम है मेटा एआई। इसके लॉन्च की घोषणा की है, जो अत्याधुनिक भाषा मॉडल, तो ये मॉडर्न लैंग्वेज मॉडल है लामा 3, उसके द्वारा संचालित है, ठीक है। आपने देखा होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसके पीछे मशीन लर्निंग वगैरह, एल्गोरिदम वगैरह, पूरी कोडिंग वगैरह होती है। तो वो सब आपका लार्ज, या हम कह सकते हैं आधुनिक लैंग्वेज मॉडल, उसका नाम है लामा 3। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के कुलेन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को जापान की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अकादमी अंतरराष्ट्रीय फेलो के रूप में चुना गया है। तो आप सीधे, क्योंकि भारतीय मूल के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, कौशिक राजशेखर जी। ये समिति देखिए जरूर पूछी जाएगी किसी न किसी एग्जाम में, क्योंकि एलजीबीटीक्यू जो समुदाय है उसका लगातार अधिकारों का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में और न्यूज में बना रहता है। तो एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय कल्याण पर केंद्र सरकार ने एक समिति फॉर्म की है और जो केंद्रीय गृह सचिव हैं राजीव गौबा जी, उनकी अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है। इसके अलावा इसमें जो और भी मंत्रालय है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय जिसको बोला जाता है, उसके सहित 6 सदस्य इसमें शामिल है। तो ये समिति देखिए, फिर कहूंगा ऐसे ही पूछेगा कि हाल ही में निर्मित की गई राजीव गौबा समिति किससे संबंधित है? तो एलजीबीटीक्यू समुदाय कल्याण से संबंधित है। आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट बहुत चर्चा में था कल ये। आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जो इंडिया में जिसे आप ब्लैक कमांडो बोलते हैं वो यही है।
अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, आपको पता होगा, जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है उसमें इंदिरा गांधी जी की वहां पर कुछ खालिस्तानी मिलिटेंट घुस गए थे, जिसके अंदर फिर आर्मी वहां पर एंटर की थी, जिसको ब्लू स्टार का नाम दिया गया था, जिसकी वजह से सिख समुदाय के लोग इंदिरा गांधी जी से काफी नाराज हो गए थे और बाद में उनके ही जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार उसी का नाम था। और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में इसकी स्थापना की गई थी पहले। उसके बाद 1986 में एक एक्ट लेकर आया गया, एनएसजी एक्ट। ठीक है, 1986 में भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम यानी एनएसजी एक्ट, उसके तहत फिर इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया, के तहत कैबिनेट सचिवालय द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये है आपके नलिन प्रभात सर। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक स्पेशल डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हुआ है। ओडिशा कैडर की 1992 बैच की आईपीएस अधिकारी सपना तिवारी को इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक यानी स्पेशल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की होनहार फॉरवर्ड खिलाड़ी दीपिका सोरेंग को प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया देखिए एक पुरस्कार देती है, असुंता लाकड़ा पुरस्कार। तो इससे इन्हें सम्मानित किया गया है, दीपिका सोरेंग को। इसके अलावा देखिए अभी हॉकी इंडिया के साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फीमेल और मेल कैटेगरी में किसको मिला था? तो फीमेल कैटेगरी में दिया गया था सलीमा टेटे को, और मेंस कैटेगरी में दिया गया था ये हार्दिक सिंह को। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। हॉकी इंडिया ने ही अभी साल के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर के रूप में सलीमा टेटे महिला कैटेगरी में और मेंस कैटेगरी में हार्दिक सिंह को पुरस्कार दिया था। अगर बात करें असुंता लाकड़ा पुरस्कार की तो दीपिका सोरेन को दिया गया है। भारत में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे, यानी ये आज है। भारत में पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की सिविल सर्विसेज थी उसको क्या बोला करते थे? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। एक कमेटी इससे बहुत पूछता रहता है, पीसी होता कमेटी। ठीक है, जो पीसी होता कमेटी थी ये आपके सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से ही संबंधित थी और 2004 में ये बनाई गई थी। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न यूपी पीसीएस में आया हुआ है। होता कमेटी या पीसी होता कमेटी किससे संबंधित है? सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से। पिछले साल अजरबैजान द्वारा विवादित क्षेत्र को अर्मेनियाई अलगाववादियों से वापस लेने के बाद रूसी शांति सैनिकों ने नोगार्नो कराबाख रीजन से हटना शुरू कर दिया है। तो आपको पता होगा लास्ट ईयर ये बहुत ज्यादा चर्चा में था। ये अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में एक विवादित क्षेत्र है जो रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी 1917 में। ठीक है, तब से ही जब अनडिवाइडेड रशिया था, पहले तो आपको पता होगा यूएसएसआर था, उस समय से ये लगातार चर्चा में रहता है। कुछ रिलीजन भी इसके पीछे रीजन है क्योंकि जो अर्मेनियाई लोग हैं वो आपके बेसिकली क्रिश्चियन है, जो अजरबैजान के पीपल हैं वो आपके मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो थोड़ा सा ये भी काफी बड़ा कारण है। दोनों ही लोग इस क्षेत्र को क्लेम करते हैं। तो पिछले साल से काफी विवाद चल रहा था। अब वहां पर रशियन पीस कीपिंग फोर्स गई थी, धीरे धीरे वहां पर शांति जब से हुई है तो अब रूस ने अपनी वहां से पीस कीपिंग फोर्सेस को हटाना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है? नोगोर्नो कराबाख रीजन कौन सी दो कंट्रीज के बीच का विवादित क्षेत्र है? तो वो है अजरबैजान और अर्मेनिया का। मैप मैंने डाला है, यहां पर आप देख सकते हैं। अजरबैजान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैस्पियन सागर से बॉर्डरिंग कंट्रीज आपसे पूछता रहता है, उसकी ट्रिक सभी ने पढ़ रखी होगी, तारिक। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान, ये इसकी ट्रिक है जो कैस्पियन सागर से बॉर्डर करती है। और ये वाला जो क्षेत्र है देखेंगे आप, ये है नगोर्नो कराबाख रीजन, एक तरफ है इसके अर्मेनिया। अगर बात करें दोनों की तो अजरबैजान की जो कैपिटल है वो है बाकू और इसकी करेंसी है मनात। ठीक है, मनात। अगर बात करें अर्मेनिया की जो कैपिटल है वो है आपकी येरावन और इसकी करेंसी का नाम है द्राम। ठीक है, द्राम। तो ये आप सब फैक्ट्स याद रखिएगा। बॉर्डरिंग कंट्रीज जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं आपके, क्योंकि कैस्पियन सागर से और ब्लैक सी या काले सागर से लगी हुई कंट्रीज बार बार आपसे पूछता रहता है, तो इसलिए आप इन्हें देख लीजिएगा। कैस्पियन सागर की मैंने बता दी, ब्लैक सागर की अगर आप बताना चाहें मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। इसकी भी एक ट्रिक है आपकी, बर्गर। ठीक है, ये इसकी ट्रिक एक बताई जाती है, तो इसमें देख लेते हैं। बुल्गारिया है, यूक्रेन है, रशिया है, जॉर्जिया है और आपका रोमानिया है और एक आप यहां पर देख रहे होंगे टर्की। ठीक है, तो टी बर्गर आप लिख लीजिएगा। टी बर्गर एक ट्रिक इसकी बताई जाती है। वैसे तो अगर आपको वैसे याद हो तो आप वैसे याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए बहुत लगातार चर्चा में है न्यूज और बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ भी ले। शोधकर्ताओं ने हाल ही में अब तक मौजूद सबसे बड़े सांपों में से एक
के जीवाश्म की खोज की सूचना दी है, जिसे क्या नाम दिया गया है? वासुकी इंडिकस नाम दिया गया है। और देखिए वासुकी जो नाग है, वासुकी सांप है, ये उस सांप का नाम है जो शिवजी अपने गले में पहनते हैं, वो नाम है वासुकी। और इंडिकस मतलब इंडिया। इसकी जो लेंथ है वो बताई जा रही है, जो जीवाश्म हमें मिले हैं उसके हिसाब से जो अंदाजा लगाया है वो है 11 से 15 मीटर इसकी लेंथ थी, और लगभग वेट जो था वो था 1000 किलो से भी ज्यादा, यानी 1 टन से भी ज्यादा। अगर वासुकी इंडिकस के बारे में बात करें, वासुकी इंडिकस के जीवाश्म गुजरात के कच्छ में पाए गए हैं। वासुकी का तात्पर्य उस पौराणिक सांप से है जिसे अक्सर हिंदू भगवान शिव के गले में दर्शाया जाता है। तो इस तरीके के कुछ जीवाश्म हमें वहां पर मिले हैं। दैनिक जागरण में इसका एक आर्टिकल भी आया था फ्रंट पेज पे ही, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए बात करें अगर गुजरात के कच्छ की, तो यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट खोज अभी हुई थी। 5200 साल पुरानी एक हड़प्पा की बस्ती, ठीक है, हड़प्पा की एक सेटलमेंट आप कह सकते हैं, हड़प्पा बस्ती यहां पर अभी खोजी गई थी। तो इसको भी याद आप रखिएगा कि हाल ही में एक 5200 साल पुरानी हड़प्पन बस्ती कहां पर खोजी गई है, तो वो भी गुजरात के कच्छ में ही खोजी गई थी, इसीलिए थोड़ा सा चर्चा में था। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने इस साल भारत से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में अपने अंतिम नामांकन से पहले अपने शिल्प समूहों के मानचित्रण के लिए श्रीनगर को चुना है। तो ये देखिए एक कुवैत की संस्था है जो अलग अलग देशों में जाकर क्राफ्ट सिटी, जैसे मान लीजिए भारत में भी और साउथ इंडिया में कई सारे क्राफ्ट्स बनते हैं, उसमें ऐसे संबंधित जो सिटीज हैं या जो शहर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्राचीन काल से ही, उसको ये अपनी इस नेटवर्क में शामिल करती है। तो इसीलिए इस बार इन्होंने इसके लिए श्रीनगर को चुना है। नीचे अगर देखेंगे भारत के कुछ शहर इसमें पहले से शामिल हैं। इन पहलों के तहत भारत से जयपुर राजस्थान, ममल्लापुरम तमिलनाडु और मैसूर को शिल्प शहरों के रूप में जोड़ा गया है। तो ये हमें याद रखना है, इस बार श्रीनगर को इसके लिए चुना गया है। आगे, हाल ही में वैज्ञानिकों ने सलासवाई गोमेज क्षेत्र की खोज के बाद 160 समुद्री प्रजातियों की खोज की घोषणा की है। तो देखिए सलासवाई गोमेज क्षेत्र जो है ये आपका साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन या जो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर है। और अगर आप देखेंगे मैप में, जो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र है, पेरू चिली के आसपास का, वहां पर यह पड़ता है। मैंने नीचे मैप भी लगाया, हमें और बेहतर समझ में आएगा। अगर सलासवाई गोमेज क्षेत्र के बारे में बात करें, यह दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में एक पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये आपका ओशियानिक फ्लोर है, ठीक है, तो ओशियानिक फ्लोर के अंदर भी आपका जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज है, ज्वालामुखी की घटनाएं हैं, वो चलती रहती हैं। तो अगर मान लीजिए कोई लावा हॉटस्पॉट है जमीन के नीचे, यहां से जब आपका लावा ऊपर जाता है तो यहां पर लेकिन बहुत ज्यादा ये हम कह सकते हैं इरप्टिंग नहीं होता। जैसे आपके धरती पर जो वॉल्केनो होते हैं उसमें से लावा बहुत तेजी से निकलता है। इसमें जो लावा है, ये जो बाउंड्री है आपकी, इसमें जमा होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, जिसकी वजह से आपका एक ओशियानिक रिज या जमीन के अंदर या पानी के अंदर आपकी एक रेंज बन जाती है, ठीक है, जिसको आपका पर्वत श्रृंखला बोलते हैं पानी के अंदर की। इसको इंग्लिश में रिज बोला जाता है, ठीक है, या ओशियानिक रिज इसको बोलते हैं अगर सही शब्दों में देखें। अगर आपने देखा होगा अटलांटिक रिज, वो काफी बड़ी रिज है जो आपका यूरोप और अमेरिका के बीच में पड़ती है, जिसको मिड ओशियन अटलांटिक रिज बोला जाता है। तो जमीन के अंदर या सॉरी माफ कीजिए, पानी के अंदर होने वाली वोल्केनिक एक्टिविटीज के कारण ये आपकी मिड ओशियानिक रिज पूरी बनती है। तो इसी तरीके की एक ये नीचे की पर्वत श्रृंखला है साउथ ईस्टर्न प्रशांत महासागर में। यह क्षेत्र पृथ्वी पर समुद्री स्थानिकता के उच्चतम स्तर के अद्वितीय जैव विविधता का घर है। तो यहाँ पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे सलासवाई गोमेज आइलैंड, तो इस तरीके की पूरी, ठीक है, इस तरीके की पूरी यहाँ पर ये पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर आपको पता होगा ये पूरा चिली वाला एरिया है। यहाँ पर आपका दुनिया का सबसे ड्राई जो मरुस्थल है अटाकामा, वो यहीं पर आपका मौजूद है। ये ऊपर आपका पेरू हो जाता है, ये चिली है। तो ये आप सभी चीजें याद रखिएगा। और यहाँ पर एक बहुत फेमस ठंडी जलधारा भी बही जाती है, जिसको आप पेरूवियन करंट या पेरूवियन धारा, इसका दूसरा नाम है हम्बोल्ट करंट, ठीक है। ये आपकी ठंडी या कोल्ड ओशियन करंट है, ठंडी समुद्री जल धारा है, इसी कोस्ट पर वो बहती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। कोल्ड करंट है, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि इसमें से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, कौन सी गर्म जलधारा नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिए। आगे चलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक छिपे हुए महासागर की खोज की है जो पृथ्वी की सतह से नीचे
700 किलो पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे रिंग वुडाइट नामक खनिज के भीतर स्थित है। तो देखिए कि मिनरल है जिसके अंदर पानी को सोखने की बहुत ज्यादा क्षमता है। ठीक है, तो एक वैज्ञानिकों ने खोज किया कि 700 किलोमीटर नीचे एक बहुत बड़ा छिपा हुआ महासागर हो सकता है। अभी सिर्फ पूरा कंफर्मेशन नहीं है, रिसर्च इस पर अब आगे और होगी। तो रिंग वुडाइट आप मिनरल को जरूर याद रखिएगा। भारतीय नौसेना ने कभी एक्सरसाइज किया है? भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना की तैयारियों के आकलन की दिशा में प्रक्रियाओं का सत्यापन करना है। तो पूर्वी लहर अभ्यास आपका नाम से ही है, जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर यह किया गया था। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज अभी चर्चा में है। इंडिया और उज्बेकिस्तान का 5th एडिशन हुआ है, 5वां संस्करण हुआ है। एक्सरसाइज का क्या नाम है? डस्ट लिक, ये भी याद रखिएगा। इसी के दौरान भारत के जो सेना के एक अधिकारी हैं उन्होंने उज्बेकिस्तान में, ये भी बता देता हूं, ये इस बार उज्बेकिस्तान में ही आयोजित किया गया। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने उज्बेकिस्तान में आईटी लैब का उद्घाटन भी किया है इसी यात्रा के दौरान। इसके अलावा बात करें जो भी एक और बहुत चर्चा में है, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के साथ भारत की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है खंजर। इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया की आर्मी है जिसको रॉयल सऊदी फोर्सेस बोला जाता है, उसके साथ हमने अभी पहला संस्करण शुरू किया है। एक्सरसाइज का नाम है साडा तनसीक। ये तो रट लीजिएगा, ये हो सकता है जरूर पूछेगा क्योंकि ये पहला एक्सरसाइज है, ये आपके राजस्थान में आयोजित किया गया था। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने अपना 4 से 5 साल में किया जाने वाला सबसे बड़ा अभ्यास भी अभी शुरू किया था, उसका नाम था गगन शक्ति। ये भी अभी आपका एक्सरसाइज राजस्थान के पोखरण में किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो ये सारे अभी चर्चा में थे। महावीर जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। तो इस बार इनका 2550वां निर्वाण दिवस है। अगर बात करें महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी आपको पता होगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, टोटल 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं। और सबसे पहले तीर्थंकर जो कुछ प्रश्न बनते रहते हैं वो नाम है, एक तो ऋषभदेव, या इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सबसे पहले तीर्थंकर है। इसके अलावा 23वें तीर्थंकर बहुत फेमस है आपके पार्श्वनाथ। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मैं थोड़ा सा महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं। जो जैसे अगर आपने देखा होगा बौद्ध धर्म में जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको निर्वाण बोला जाता है या स्टेट ऑफ परफेक्ट ब्लिस बोला जाता है। इसी तरह महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे केवल्य बोला जाता है जैन धर्म में। ठीक है, केवल्य। और 12 साल की तपस्या के बाद इनको साल के पेड़ के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो महावीर स्वामी से आप संबंधित है। बाकी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पढ़ाएंगे तो समय बहुत चला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उड़ीसा के झरसुगुड़ा जिले में महानदी में एक नाव पलटने से हुई मौत पर या लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। तो अभी यहाँ पर एक बोट पलट गई थी जिसकी वजह से मृत्यु हो गई। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है महानदी, क्योंकि महानदी से प्रश्न बहुत पूछता है, इसकी सहायक नदियों से प्रश्न बहुत पूछता है। तो मैं इसकी सहायक नदियां आपको बता देता हूं। मंड, इब, तेल, जोंक, सियोनाथ और हसदेव, ये सारी इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। अगर बात करें तो जो महानदी है ये मैकाल पर्वत श्रृंखला है। मैकाल पर्वत श्रृंखला की एक सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक। तो वहां से आपकी नर्मदा नदी निकलती है, एक सोन नदी निकलती है, उसी के दूसरी तरफ से आपकी महानदी भी निकलती है, यानी अमरकंटक के साउथ से। अगर हम जगह की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जगह है सिहावा। ठीक है, सिहावा छत्तीसगढ़, वहां से ये निकलती है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो धमतारी डिस्ट्रिक्ट है, वहां से निकलती है। इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं फिर बता देता हूं, यह है क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछता है। भारत का सबसे लंबा डैम जिसका नाम है हीरा कुंड डैम, वो आपका महानदी के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारे आप याद रखिएगा। इसके अलावा उड़ीसा की 2 और बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं, वो है ब्राह्मणी और बेतारानी, ये भी आप याद रखिएगा। महानदी सबसे इंपॉर्टेंट है।
आगे चलते हैं। एक और फेस्ट, थोड़ा सा एक इवेंट हुआ था। बांग्लादेश के कुश्तिया स्थित रविंद्र कुथिबारी में टैगोर ऑन द पद्मा बोट पर एक संगीतमय नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो हाल ही में टैगोर ऑन द पद्मा बोट आपके बांग्लादेश के कुश्तिया में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो यही आज के सारे करंट अफेयर्स चर्चा में थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि 2550वां इसके बारे में होने वाला है, तो ये आप टॉपिक पढ़ेंगे, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पीडीएफ हमेशा की तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आज शाम को पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स का क्विज भी हम करेंगे, जिसका पीडीएफ भी मैं रात को शेयर कर दूंगा, तो वो सेशन आप जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।